हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो यह क्लास 10 का केमिस्ट्री है, जो यह पार्ट दूसरा होगा आपके लिए। यह पार्ट दूसरा होगा क्योंकि पहला पार्ट हम प्रोवाइड करा दिए थे आपको। यह लेसन पहले का होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यह आपका पहला चैप्टर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन आपको 5-7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान का तात्पर्य यह होता है कि जो हमारी अभिक्रिया हो रही है वह अभिक्रिया की पहचान हम किस किस रूपों में कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसके भी कई नियम हैं। नियम का मतलब इसका जो रूप है वो कैसे आप इसका पता लगाएंगे कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है वह केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो इसके निम्नलिखित परिवर्तन हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन स्टेट। इसकी अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? जैसे मोम जलाते समय, मोम जब जलाते हैं तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। जैसे मोम, अगर यह मान लीजिए कि मोम है, यह मोम है, तो मोम जो होता है यह ठोस होता है। जब आप इसको जलाएंगे तो इसमें से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यह सॉलिड अवस्था से किस में जा रहा है? लिक्विड में जा रहा है और गैस में जा रहा है। तो मतलब ये अपनी अवस्था को क्या कर दे रहा है? यह अपनी अवस्था को चेंज कर दे रहा है। तो कोई भी पदार्थ अगर अपनी अवस्था चेंज कर रहा है तो वह जो होता है उसे ही अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट कहते हैं। अगला है ताप में परिवर्तन। इसके ताप में भी क्या होता है? जब रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में इसमें ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है, जब बिना बुझे चूना को जल में डाला जाता है तो बुझा चूना और ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक ना? तब क्या होता है कि देखिए, जब बिना बुझा चूना को जल में डालते हैं तो बुझा चूना और ऊष्मा, ऊष्मा मतलब क्या कि इसमें ताप आ जाएगा, यानी कि हीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसे पहले क्या था कि पहले जब हम अपने घरों की चूना कली करते थे तो बड़े बड़े चूने का जो है कि एकदम पत्थर के आकार का मिलता था, ला के उसे घर पे हम किसी बड़े पात्र में क्या करते हैं, उसको हौज में उसको पानी डाल के उसमें डाल देते थे। तो वह जब चूना पानी के अंदर जाता था तो खौलने लगता था, ठीक है ना, यानी पकने लगता था। तो मतलब क्या कर रहा है कि ये अपनी जो ताप है यह ताप में क्या कर दे रहा है? परिवर्तन कर दे रहा है। ठीक, तो वही है जिसमें बिना बुझा चूना और जल का जब मिश्रण होता है, जब इसका अभिक्रिया होती है तो यह अभिक्रिया करने के बाद बुझा चूना और ऊष्मा प्रदान करता है। तो इससे क्या होता है? इसके ताप में भी दोस्तों परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार रंग में परिवर्तन है, चेंज इन कलर। रंग में परिवर्तन यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उस रासायनिक अभिक्रिया में उसके रंग में भी चेंजिंग हो जाता है। जैसे साइट्रिक अम्ल को बोलते हैं C6H8O7 और पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। जब यह दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो विलयन होता है, इसका बैगनी रंग जो होता है दोस्तों, यह गायब हो जाता है। समझ में आई? इसका बैगनी रंग, जो इस विलयन का बैगनी रंग होगा, यह गायब हो जाएगा। तो
तो जब यह गायब हो जाएगा तो हमें इससे यह पता चलता है कि इसके रंग में भी परिवर्तन हो रहा है। कब? जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके रंग क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग, वह गायब हो जाएगा। इसी प्रकार गैस का निष्कासन है दोस्तों, एक इवैल्यूएशन ऑफ ए गैस। यह क्या होता है कि जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया, जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। जब दानेदार जिंक, जब दानेदार जिंक की जो अभिक्रिया है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? बुलबुले के साथ उत्पन्न होगी। समझ में आई? तो जिंक मतलब क्या हो जाएगा? जेडएन। जेडएन किसके साथ क्रिया करेगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के। ठीक, तो जब यह अभिक्रिया करेगी तो अभिक्रिया करने के बाद क्या बना लेता है? यह जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना लेता है। तो जो हाइड्रोजन होता है यही क्या करता है? उसमें से बुलबुले उत्पन्न करता है। बस में बुलबुले का मतलब क्या हुआ है? गैस निकलने लगता है। ठीक ना? तो यह क्या कर रहा है? तो इस गैस का क्या करता है? यह निष्कासन करता है। जब कोई भी पदार्थ गैस का निष्कासन करेगा तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि उसके रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? गैस का निष्कासन, इवैल्यूएशन ऑफ ए गैस बोलते हैं दोस्तों। यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यह आपको जानने की अति आवश्यक है, क्योंकि यह जो चीज़ें हैं यह आपको आगे बहुत ही काम आएंगी। तो यह चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके, अभिकारक क्रिया करके अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया या ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जो आपका मान लीजिए कि यह Mg है और यह ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। बात समझ में आई? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है दोस्तों। तो इसमें जो आपका Mg है, यह O2 है, तो यह दोनों जो हैं यह अभिकारक हो जाते हैं। यह क्या हो जाते हैं दोस्तों? यह अभिकारक हो जाते हैं। यह हमने पिछले वीडियो में बता दिया था अभिकारक और उत्पाद होता क्या है। तो यह अभिकारक हो जाते हैं। तो अभिकारक का मतलब क्या होता है कि जो अभिक्रिया कर रहा है, यदि कोई भी चीज़ अभिक्रिया कर रहा है तो वह अभिकारक होता है। जैसे अगर बात कर लें कि हम अगर भोजन बना रहे हैं, सब्जी बनाना है हमको, तो हम क्या कर लिए? मान लीजिए आलू ले लिए, टमाटर ले लिए, मसाला ले लिए और अन्य जो आप मिश्रण जो मिलाते हैं वह चीज़ें आप ले लिए। तो यह चीज़ें अगर हम मिलाएंगे, यानी कि जब अभिक्रिया करेंगे तब न जाकर सब्जी बनेगी, हैं? तो जो जो चीज़ें हमने मिलाया है, जो जो चीज़ें हमने मिलाया है, यही दोस्तों अभिकारक होता है। ठीक, अब मिलाने के बाद जब हम इसको बनाएंगे, जब इसको गैस पे रखेंगे या किसी आग पे रखेंगे, तो हमें क्या बनेगा? सब्जी मिलकर क्या बन के तैयार होगी। तो जो सब्जी तैयार हो रही है यही क्या कहलाती है? यही उत्पाद कहलाती है। उत्पाद मतलब क्या होता है? पैदा होना या बनना। ठीक है ना? अभिक्रिया के
उपरांत जो बनता है या जो पैदा होता है वह उत्पाद कहलाता है। ठीक दोस्तों, आगे देख लेते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। जो रासायनिक समीकरण होता है दोस्तों, उसको किस प्रकार से लिखते हैं उसकी विधि को हम जान लेते हैं कि यह रासायनिक समीकरण हम इस प्रकार से लिखेंगे तो यह हमारे लिए सूटेबल होगा। कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं यह हमको जानना है। तो सबसे पहला है कि अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद के जो नाम होते हैं तथा रासायनिक सूत्र होते हैं वह आपको याद होना चाहिए। ठीक, जो आपकी अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, तो उनके रासायनिक सूत्र आपको याद होने चाहिए, तभी आप जो है समीकरण बना सकते हैं। ठीक, दूसरा है समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे द्विअणुक की बात करें, मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन को H2, नाइट्रोजन को N2, ऑक्सीजन को O2, तो यह द्विअणुक होते हैं। और एकल अणुक भी होते हैं, जैसे सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी जो होते हैं ये एकल अणुक होते हैं। तो यह आपको जानना पड़ेगा, इसको आप याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ है कि अभिकारक जो होता है और उत्पाद जो होता है, जैसे मान लीजिए कि यह हाइड्रोजन है, यह ऑक्सीजन है। ठीक दोस्तों, यह हाइड्रोजन और यह ऑक्सीजन है, तो यह आपका अभिकारक होता है। यह पूरा पार्ट जो होता है यह अभिकारक होता है। तो जो अगर दो अणु हैं, दो अणु का मतलब अगर इसे हाइड्रोजन एक हो गया, एक तो ऑक्सीजन हो गया, जब ये दोनों का आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। जब दो का आप अभिक्रिया कराएंगे तो इनके बीच में क्या कर देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं अभिकारक की तरफ। और फिर इसके बाद जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद को दिखाने के लिए आप बीच में एरो लगा देंगे और इसके बाद जो आपका उत्पाद प्राप्त होगा वह यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, पहले अभिकारक होगा, फिर इसके बाद एरो लगेगा, फिर इसके बाद उत्पाद लगेगा। अगर उत्पाद में एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं, एक से ज़्यादा बनते हैं, तो भी उनके बीच में क्या लग जाएगा दोस्तों, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है ना। अगला है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो अग्र हो और पश्च भी हो, मतलब इधर से अगर आप बना रहे हैं तो उधर से भी वह चीज़ें बन सकती हैं। बात समझ में आई? कैसे? जैसे अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात कर लिया जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर जो है NH3 का निर्माण करती है। NH3 का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। तो यह जो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके NH3 का निर्माण की, फिर पुनः अगर यह पश्च अभिक्रिया कराएंगे तो यह इस प्रकार से हो जाएगा NH3 क्या हो जाएगा N2 + 3H2। तो यह जो होता है मतलब N2 3H2 क्रिया क्या, तो NH3 बना, पुनः अगर NH3 का क्रिया कराते हैं तो पुनः यही जो अभिकारक N2 3H2 है पुनः यही प्राप्त होगा। ठीक ना। तो इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। और एक चीज जान लेते हैं कि ढांचा समीकरण और संतुलित समीकरण क्या होता है। ढांचा समीकरण का मतलब यह होता है कि जो हमारा समीकरण है उसके न तो अभिकारक और न उत्पाद, ये दोनों के जो अणु होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं।
जो अणुओं की संख्या होती है वह बराबर नहीं होती है, तो इसे ढांचा समीकरण कहते हैं। और जब उसके अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले रहे हैं, अगर हम बात करें H2 प्लस O2, यह हो जाएगा H2O, ठीक। तो H2 प्लस O2, फिर ये दोनों आपस में अब क्रिया करके H2O बना रहे हैं। तो अब आपको यह देखने की जरूरत है कि क्या अभिकारक वाला पद, अभिकारक वाला जो पद है वह उत्पाद वाले पद के बराबर है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 है, तो ई तो बराबर नहीं है। तो जब अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे ढांचा समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ढांचा समीकरण कहते हैं। अगर आप इसी को बराबर कर लें, संतुलित कर लें, ठीक, तो मान लीजिए जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, मतलब हमको इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। जब 2 से आप गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन आपका 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ आप 2 से गुणा कर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा। तो अब यह देखिए सारे के सारे पद जो अणुओं की संख्या इनकी है वह बराबर। जैसे हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर कितना हो जा रहा है दोस्तों? ये 4 हो जा रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4 हो जा रहा है, ठीक। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो जा रहा है। मतलब अब यह जो अभिकारक वाला पद है और उत्पाद वाला पद है, यह दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर है। तो यह जो होते हैं यह संतुलित समीकरण कहलाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? इस संतुलित समीकरण। ढांचा समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के जो अणुओं की संख्या होगी वो बराबर नहीं होगी, लेकिन संतुलित समीकरण में बराबर होगी, ठीक दोस्तों। तो यह चीज़ें थी, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब इससे आपको पता चल जाएगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। पुनः हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसी का। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।